उन 8 लोगों में उत्तराखंड की बेटी है ऋचा कोठियाल जोशी। छोटी छोटी कई ऐसी चीज़ें हैं जो जेंडर बेस्ड कमेंट्स हम करते हैं, वही वायलेंस का रूप लेती हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने जा रही हूँ। जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर बात की जाए तो आज ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी एक समस्या के तौर पर उभरा है और इसको लेकर हर देश अपने अपने स्तर से कोशिशों में है कि कैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम दूर कर सकें और एक आम लोगों के बीच में जागरूकता इसके माध्यम से फैलाई जा सके कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कितना घातक साबित हो सकता है दूसरों के लिए। ऐसे ही एक प्रोग्राम यूएस यानी अमेरिका में होने जा रहा है और इसमें अगर बात करें उत्तराखंड प्रदेश की तो उत्तराखंड की बेटी इसमें भारत देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। उन 8 लोगों में उत्तराखंड की बेटी हैं ऋचा कोठियाल जोशी, जिनका चयन हुआ है। उत्तराखंड सरकार में बतौर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वो काम कर रही हैं और लगातार देश भर में उनके लेक्चर्स चलते हैं, कई जगह पर जाकर वो जागरूकता अभियानों में शामिल होती हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी नंबर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोशी जी, जो ये पूरा प्रोग्राम होने जा रहा है, यूएस में प्रोग्राम हो रहा है, बतौर ऑफिसर आप वहाँ पर जाएंगी, लेक्चर देंगी, 1 to 1 बातचीत होगी, ये पूरा क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, कैसे इसमें हम लोग खुद से भी शामिल हो रहे हैं, वो क्या कुछ इसमें? देखिए, जहाँ तक जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात है तो हम लोग उस हिसाब से तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे देश की बेटियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप अभी भी देखें, ऑफिसेज़ में जाके देखें या कहीं पर भी देखें तो महिलाएं जो हैं उनको मतलब बहुत कॉन्शियस वे में नहीं लेकिन सब कॉन्शियस तरीके से उन्हें कुछ ना कुछ सुनाया जाता है। थोड़ा सा लेट हो गई तो उन्हें बोला जाता है ये महिलाएं हैं, इनको काम नहीं करना है। छोटी छोटी कई ऐसी चीज़ें हैं जो जेंडर बेस्ड कमेंट्स हम करते हैं, वही वायलेंस का रूप लेती हैं। और आज की डेट में हम सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो थर्ड जेंडर हमारे यहाँ उभरा है, उन्होंने मेन स्ट्रीम में आ गए हैं वो लोग। लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं आगे, लेकिन हम उन्हें किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें उनसे करते हैं लगातार, जो वायलेंस के रूप में आती हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने जा रही हूँ और हम लोग वहाँ पर जाके भी ये देखेंगे कि वो एक डेवलप्ड नेशन है, वो किस तरह से इस वायलेंस के साथ डील कर रहा है, उनके यहाँ की ऐसी क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं जो हम वापस लेकर अपने देश में आ सकते हैं और अपने देश को कुछ दे सकते हैं उससे। जोशी जी, जैसे ही हमारी अभी चर्चा हो रही थी, आपने बात कही कि इंडिया की अगर बात की जाए, जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ भी अन्य देशों के मुकाबले अभी कम है, तो आपको लगता है इसके पीछे हालांकि है, कारण क्या है? मुख्य तौर पर किस तरह के ऑफिसेज की बात आप कर रहे हो, आप खुद प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह के हालात आपको नज़र आते हैं या क्या कारण है इसके पीछे मुख्य? देखिए, आप उत्तराखंड से हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे ग्रामीण परिवेशों में भी अगर आप जाएंगे, हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो बराबरी की है। मतलब पहाड़ में हमें बहुत खुशी होती है ये बोलते हुए कि हमारे यहाँ बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा आज की तारीख में जहाँ लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं। जो बिल्कुल बच्चियाँ हमारे गाँव में भी रहती हैं वो भी आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगी। तो एजुकेशन का भी इसमें बहुत रोल होता है। अगर हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें पता है कि उनके साथ क्या चीज़ गलत हो रही है, किस स्तर पर जाके रोक देना है। अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं खुद की बात करूँ तो मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ, टिहरी से मेरी पूरी स्कूल एजुकेशन हुई है। लेकिन हम ऐसी सोसाइटी में थे जहाँ पेरेंट्स ने हमें जेंडर के बेस पे कभी ये नहीं किया कि बेटा है, हम 2 भाई बहन हैं, सेम चीज़ों में हम पले बड़े हैं, सेम स्कूल में हम गए हैं। तो अगर पेरेंट्स इतने विजिलेंट हैं हमारे यहाँ तो वो बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं और सोसाइटी उसमें सेकेंड रोल प्ले करती है फैमिली के बाद। अगर हमें फैमिली से प्रॉपर सपोर्ट इस हिसाब का मिल रहा है कि पेरेंट्स आपको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो बाहर वाले ऑटोमेटिकली आपको देने लगते हैं। और जब आप उसी परिवेश में बड़े होते हैं, आपके छोटे से अगर दोस्त दोनों जेंडर के लोग रहे हैं तो आप बड़े होते होते आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं रह जाती कि मैं फीमेल हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आप उसी परिवेश में बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो वायलेंस आपके आता ही नहीं है कहीं परवरिश में, तो आप दूसरे के साथ भी उसी हिसाब से डील करते हैं। तो हमारे देश में शायद ये चीज़ें अच्छी भी हैं। कुछ पिछड़े इलाकों को अगर हम छोड़ दें तो अन्य प्रदेशों में हम देखते हैं कि हमारे देश की बेटियाँ बहुत आगे जा रही हैं। आप अगर कंपैरेटिवली भी देखें तो इंडिया को लड़कियाँ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं हर फील्ड में। तो इस वजह से भी हमारे देश में वायलेंस और कंट्रीज़ की अपेक्षा थोड़ा कम है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, आप उत्तराखंड में बतौर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जॉब कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं? क्यों चर्चा में आपने बताया कि आपके पास हर तरह की बातचीत आती है, लगता है यहाँ पर भी इस तरह के मामले हैं?
हैं मामले हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। कंपैरेटिवली मैंने बताया कि थोड़ा कम है, लेकिन अब हमारे उसमें दिक्कत ये है कि जो निचला परिवेश है, जहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, जो हमारा निचला स्तर है सोसाइटी का, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता नहीं होता है। पेरेंट्स अगर मम्मी पापा दोनों मजदूरी करने जा रहे हैं, बच्चे को उन्होंने पढ़ाया नहीं है, गुड टच बैड टच नहीं बताया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको वायलेंस, थोड़ा बड़े होकर उन्हें नहीं पता होता है, कोई उनको बुला रहा है, छोटी सी चीज़ का लालच दे रहा है, बच्चियों को टॉफ़ी के लालच में बुलाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। अभी हम अगर पोक्सो एक्ट की बात करें तो लड़के, हम लोग कोर्ट्स में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी विक्टिम होते हैं। और थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में भी ये है कि हम लड़कों को उस हिसाब से उतना डील नहीं करते हैं, उनको उतना नहीं मानते हैं। जबकि मैं अगर अपनी समझ से बोलूँ तो हमारे लिए दोनों बच्चा बराबर होना चाहिए, बेटी या बेटा जो भी है। कई बार हम क्या करते हैं, बेटी को ओवर प्रोटेक्ट कर लेते हैं ये सोच के कि इसके साथ वायलेंस हो सकता है, लेकिन हम अपने बेटों को वो बातें नहीं बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हम सोसाइटी में आज की डेट में देख रहे हैं कि दोनों बच्चे बराबर के विक्टिम होते हैं, मतलब लड़कों के साथ भी बहुत ऑफेंसेस आते हैं, लेकिन दर्ज कम होते हैं। हमारी पुलिस या हमारी सोसाइटी या हम खुद अभी उतने विजिलेंट नहीं हुए हैं कि हम लड़कों के प्रति भी वो संवेदनशीलता ला पाएँ। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर हम बात करें तो हमें सारे जेंडर्स को इक्वली माइंड में ट्रीट करना है। वहीं से जिस दिन हमारी सोच इतनी डेवलप हो जाएगी कि सारे जेंडर्स ह्यूमन बींग्स हैं, तो वहाँ से हम वायलेंस को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो चीज़ें निकल के आती हैं, जागरूकता एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते हम इस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो या इंडिया की बात हो, तो इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जुडिशरी और हम प्रोसिक्यूशन की बात है, तो हम लोगों के यहाँ से विधिक जागरूकता शिविर जगह जगह पर लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है वो है हमारी सोसाइटी, एनजीओज़ हैं या आप लोग हैं, जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें है। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ों को भी, मतलब वायरल होते हुए बहुत देर नहीं लगती है। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को उसी हिसाब से बढ़ाना शुरू करें तो बच्चे जागरूक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो बिल्कुल गरीब बच्चा भी है उसके हाथ में भी मोबाइल है, मतलब मोबाइल इतना इजी हो गया है या नेट इतना एक्सेसिबल हो गया है कि अगर हम गलत चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहें तो हम दे सकते हैं। उसके माध्यम से हम जागरूकता शुरू कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले सकती है कि जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके थ्रू कुछ कैंप ऐसे कराए जाएँ, टाइम टू टाइम उनके सिलेबस में इसे शामिल कर दिया जाए। और जहाँ तक ये जेंडर बेस्ड चीज़ें हैं, ये तो अब स्कूल एजुकेशन का हिस्सा हो जानी चाहिए, ताकि बच्चा जब नॉर्म छोटी एज से बढ़ रहा है तो वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले। बड़े होते होते तक उसके दिमाग में इस सब चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि ऑफेंस का रूप ही नहीं लेंगी। जोशी जी, आप 17 नवंबर को अमेरिका रवाना हो रही हैं 8 अन्य साथियों के साथ। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अमेरिका में जाकर। तो क्या कुछ मन में सवाल है, किस तरह की शेयरिंग वहाँ पर होनी है? देखिए, ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है ये यूएस गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास आवेदन करने का कोई तरीका नहीं होता है। जैसे मैं स्वयं की बात बताऊं तो मुझे जब सीधे ये बात पता चली कि मेरा नॉमिनेशन उसमें हो गया है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। क्योंकि आप जॉब लाइफ में अगर ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि आपका वर्क कहीं पर अप्रिशिएट हुआ है या कहीं पर उसको देखा गया है, इस तरफ से नोटिस किया गया है। तो मुझे भी ये कॉल इसी हिसाब से आई थी और मैं इसे बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मान रही हूँ अपने लिए पर्सनली भी। क्योंकि आप जब इंटरेक्शन करते हैं तो कई सारी चीज़ें हम सबकॉन्शियसली भी अब वापस लेके आते हैं नई सोसाइटी से। और यहाँ के 8 अन्य ऑफिसर्स पूरे इंडिया से जा रहे हैं। इसमें अलग अलग देश के कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ प्रोसिक्यूटर्स हैं, कुछ समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई लड़कियाँ हैं। तो उन सब लोगों के साथ हम लोग 8 लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ का परिवेश कैसा है, उनका कल्चरल एक्सचेंज कैसा होता है, वो लोग वहाँ पे इन तरह की चीज़ों से कैसे डील करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम भारत में वहाँ से अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आएंगे और यहाँ अपने देश को कुछ दे पाएंगे उसके साथ। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, छोटा राज्य कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को, उसमें से और शायद उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में से अकेली लड़की आप हैं जो चयन हुआ है जिनका। कितना अच्छा बेनिफिशियल मान रहे हैं कि आपने काम किया, हालांकि आप बता चुके कि नोटिस हुआ, अप्रिशिएट होता है आदमी उससे, लेकिन उत्तराखंड के पक्ष में अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? खुद आप छोटे टाउन से आई, पढ़ाई लिखाई की, संघर्ष किया पढ़ाई के मामले में, तो किस तरह से इस चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसे अपने लिए भी और प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप बचपन से अपने बच्चों को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो बड़े होकर उन्हें नोटिस किया जाएगा। ये मैं स्वयं को मैं बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं इस बात के लिए अगर एग्जाम्पल बन पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से, मतलब आप टिहरी के बारे में जानते होंगे, आज तो फिर भी थोड़ा बड़ा टाउन है वो, लेकिन जब हम पढ़े हैं आज से 35-36 साल पहले, अगर आप ये मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स इतना विजिलेंट सोच रखते हैं कि हमें दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, हम दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं
नहीं करेंगे तो अगर जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस ना हो तो जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं हो पाएगा। अब बड़े होकर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जहाँ भी और लोग जा पाते हैं वहाँ हम इजीली जा पा रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, प्रदेश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इसी प्रदेश की बेटी हूँ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मैं उत्तराखंड से बाहर मेरी कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, लेकिन जब रिकग्निशन की बात आई तो पहले नेशनल लेवल पे, आज इंटरनेशनल लेवल पे यहीं से पढ़ लिख के भी हमें रिकग्निशन मिल सकती है। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि फैमिली और सोसाइटी अगर सपोर्ट करे, इक्वली सपोर्ट करे, तो चीज़ें बहुत आगे तक जा सकती हैं। जोशी जी, लास्ट सवाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कितना घातक, हानिकारक आप मान रहे हैं मौजूदा परिवेश में? जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, अभी मैं बीइंग अ फीमेल भी बताऊं कि कई बार हम किसी एक जेंडर की तरफ इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम दूसरे को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। पुराने टाइम से अगर हम देखें तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी, तो हमने उनको प्रोटेक्शन को लेके लॉज बनानी शुरू करी। आज की तारीख में कुछ कई जगह उल्टा वो होने लगा है कि लड़कियों को तो प्रोटेक्शन मिलने लगी है बट बॉयज़ नेग्लेक्ट होने लगे हैं। तो अगर हम एक ही जेंडर को हमेशा कंसीडर करते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर वो उल्टा भी हो सकता है। कई हो सकता है भविष्य में ऐसी समस्याएं आ जाएं कि गर्ल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं और बॉयज़ हमारे पिछड़े सेक्शन में चले जाएं। तो जेंडर बेस्ड सोच को हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमें ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और मौजूदा स्थिति में तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हर किसी से करूँगी थर्ड जेंडर को इंपॉर्टेंस देने की, क्योंकि थर्ड जेंडर हमारी सोसाइटी का पार्ट है। हमें उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे माहौल में ये सोचने की ज़रूरत है कि वो उनका अपना नहीं है। जेंडर हम अपने से नहीं बनाते हैं, वी आर बॉर्न विद दैट। तो अगर हम जैसे भी हम पैदा हुए हैं, वी आर सपोज टू ग्रो इन दैट अपॉर्चुनिटीज़ ओनली ना। तो हमें ये देखना है कि उन्हीं कंडीशन में जो थर्ड जेंडर है, हम उन्हें भी बहुत अच्छे से अपने साथ लेके चलें। अगर हम मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों के साथ आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन फॉर श्योर। ये थी ऋचा कोठियाल जोशी जी, जो बतौर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उत्तराखंड गवर्नमेंट में काम कर रही हैं और 17 नवंबर को अमेरिका रवाना होंगे, जहां पर वो अमेरिका में जाकर वहाँ की चीज़ें देखेंगी, वहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगी और अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगी कि उत्तराखंड की बात हो या फिर देश की बात हो, कि भारत देश में जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर किस तरह से काम हो रहे हैं या कितनी चीज़ें, समस्याएं यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं इन चीज़ों को लेकर। हालांकि जिस तरह की बात हुई है उसमें साफ तौर पर भारत देश में ऋचा कोठियाल जोशी ने अभी काफ़ी कम बताई हैं। इस तरह की चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन इतनी नहीं है कितनी अन्य देशों में सुनने को मिलती है। तो कोशिश यही होगी कि उत्तराखंड की बात हो, भारत की बात हो या फिर विश्वव्यापी ये बात हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करना ही होगा। इसके लिए जितना जागरूक माता पिता को होना होगा तो उतना ही ज़्यादा जागरूक सोसाइटी को भी होना होगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।